नमस्कार दोस्तों, बॉस क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर दें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। कृपया वीडियो को अंतिम तक देखें। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर पे आते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। उत्तर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब दोस्तों, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण देना है। तो उत्तर है इसका दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे होती है जिनमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्पादन होता है। जी हाँ दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रिया है जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्पादन होता है। उदाहरण में दोस्तों, C+O2 एरो CO2 प्लस ऊष्मा। जी हाँ दोस्तों, C+O2 एरो CO2 प्लस ऊष्मा। अब ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं दोस्तों, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे होती है जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है। जी हाँ दोस्तों, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे होती है जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है। उदाहरण में देखिए दोस्तों, CaCO3 प्लस ऊष्मा एरो CaO प्लस CO2। जी हाँ दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों, श्वसन की क्रिया में हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है जिसमें ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा से हम अपने दैनिक कार्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, श्वसन की क्रिया में हमारे शरीर को कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है जिसमें ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा से हम अपने दैनिक कार्य करते हैं। अतः श्वसन का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण इस प्रकार है दोस्तों, C6H12O6 प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ये ग्लूकोज का रासायनिक समीकरण है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? उल्टा क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण भी लिखना है दोस्तों। तो इसका उत्तर है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया जो है एकल अभिकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं।
अतः वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है दोस्तों। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण ध्यान से देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है दोस्तों? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण भी लिखिए दोस्तों। तो उत्तर है दोस्तों, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से जलीय अवस्था में विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है दोस्तों। एक बार फिर से उत्तर को देखिए दोस्तों, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से जलीय अवस्था में विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है दोस्तों। और इसका उदाहरण दोस्तों CuSO4 प्लस Zn एरो ZnSO4 प्लस Cu। एक बार फिर से दोस्तों, CuSO4 प्लस Zn एरो ZnSO4 प्लस Cu दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमेशा मैट्रिक में पूछे गए हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं दोस्तों? आप भी अपने घरों में लोहे की वस्तुओं को पेंट करते होंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो लोहे की वस्तुओं पर आर्द्र वायुमंडल में जंग लग जाता है, अतः लोहे की वस्तुओं को सुंदर बनाने के लिए तथा जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। एक बार फिर से आंसर सुनिएगा दोस्तों, लोहे की वस्तुओं पर आर्द्र वायुमंडल में जंग लग जाता है, अतः लोहे की वस्तुओं को सुंदर बनाने के लिए तथा जंग से बचाने के लिए पेंट किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों, तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त इसलिए करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस है तथा नाइट्रोजन गैस खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाती है। उत्तर एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों, तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त इसलिए करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस है तथा नाइट्रोजन गैस खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। जी हाँ दोस्तों, संक्षारण, विकृत गंधिता, ये दोनों के बारे में वर्णन करना है दोस्तों तथा एक एक उदाहरण देना है। तो सबसे पहले हम संक्षारण को देखते हैं। जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह वायु, नमी, प्रदूषकों आदि से क्रिया करके संक्षारित हो जाती है दोस्तों। फिर से एक बार सुनिए दोस्तों, जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वायु, नमी, प्रदूषकों आदि से क्रिया करके संक्षारित हो जाती है, इसी को संक्षारण कहते हैं। और इसका उदाहरण है दोस्तों लोहे में जंग लगना। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी वस्तु को, लोहे की वस्तु को हम खुले में छोड़ दें तो ये ऑक्सीजन से, वायुमंडल से अभिक्रिया करके उसमें जंग लग जाएगा। अगला है दोस्तों विकृत गंधिता। तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खुला रखने के कुछ समय के बाद ऑक्सीकरण हो जाता है तथा उसकी गंध तथा स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, इसी क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खुला रखने के कुछ समय बाद ऑक्सीकरण हो जाता है तथा उसकी गंध तथा स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, इसी क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण में दोस्तों वसा युक्त खाद्य पदार्थों का खराब होना। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।